चलिए नेक्स्ट सेवंथ क्वेश्चन करते हैं। सेवंथ क्वेश्चन कुछ कुछ पिछले सिक्स क्वेश्चन जैसा ही है। अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हैज अ रेजिस्टेंस इतना। कोई भी वायर है जिसके लेंथ को एल से रिप्रेजेंट कर रखा है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और उसका रेजिस्टेंस आर है। द वायर इज यूनिफॉर्मली स्ट्रेच्ड। पिछले क्वेश्चन में वायर को स्ट्रेच कर दिया गया था, पिछले क्वेश्चन में वायर को 3 टाइम्स स्ट्रेच कर दिया गया। अब की बार बात परसेंटेज में दे रखी है। द वायर इज यूनिफॉर्मली स्ट्रेच्ड so that its length increases। स्ट्रेच करने से लेंथ बढ़ जाती है, एरिया घट जाता है। लेंथ कितनी बढ़ गई है? लेंथ इंक्रीजेस बाय 25%। लेंथ अब की बार परसेंटेज में इंक्रीज हुई है तो एरिया डिक्रीज हुआ होगा, लेकिन एरिया परसेंटेज में कितना डिक्रीज हुआ होगा? जो मैंने बेसिक मेथड के बाद में शॉर्ट मेथड करवाया था, वहां पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन में वो शॉर्ट मेथड फेल होता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन में मैं बता नहीं पाऊंगा। पिछले क्वेश्चन में लेंथ 3 गुना बढ़ गई थी तो एरिया 3 टाइम्स डिक्रीज हो गया था। एरिया में नए एरिया था, पुराने एरिया का बाय में 3। यहाँ पे क्या करेंगे? नई लेंथ 25% से बढ़ गई है, एरिया कितने परसेंट से डिक्रीज हुआ होगा नहीं पता, तो हमें बेसिक मेथड यूज करेंगे हम लोग। कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस। सिंपली सिंपली मेरे को पता है एज आर रेजिस्टेंस होता है रो एल बाय ए। इंक्रीज कर लो या डिक्रीज कर लो, मटेरियल वही का वही है। नो न्यू मटेरियल इज फॉर्म्ड, नो चेंज इन द मटेरियल, दैट्स व्हाई रो रेजिस्टिविटी रिमेन सेम। और लेंथ और एरिया में चेंज आया है। एल डैश नई लेंथ कितनी आई है? नई लेंथ आई है 25% इंक्रीज होने के बाद, यानी जो पहली लेंथ थी वो तो हाई है, उसमें 25% और इंक्रीज कर दो। मान लो क्या कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। पुरानी लेंथ अगर 100 रही होगी तो नई लेंथ 25% इंक्रीज करने के बाद 100 का 25% 25% इंक्रीज हो गई है। 100 प्लस इंक्रीमेंट 25 125 हो गई। सिंपली सिंपली कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, नई चीज पुरानी का इतने परसेंट बढ़ करके आई है। पुरानी 100% थी, इतनी इंक्रीज हो गई है तो नई बन चुकी है 125% ऑफ एल। इसको मैं सोल्व करूं तो 125 बाय 100 ऑफ एल, ये आई एल डैश की वैल्यू। लेंथ इतनी बढ़ गई है, एरिया कितना घटा होगा? एरिया को मैं बता नहीं पाऊंगा। एरिया का ए के डिवाइड बाय 25 आएगा, मल्टीप्लाई 25 क्या चीज आएगी? तो मैं सिंपल मेथड यूज करूंगा। वॉल्यूम सेम है तो वॉल्यूम सेम है तो ए डैश एल डैश वो है ए एल। पुराना लेंथ इंटू एरिया और नया लेंथ इंटू एरिया, अमाउंट ऑफ वॉल्यूम वो सेम रहेगा। तो उस केस में मैं ए डैश नया एरिया की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा। ए डैश हुआ ए एल डिवाइड बाई एल डैश। सिंपली सिंपली ये इसको पुट कर देंगे, सोल्व कर देंगे। इसलिए आर डैश नया रेजिस्टेंस क्या हुआ? नया रेजिस्टेंस और रो एल डैश बाई ए डैश। सभी की वैल्यू पुट करते हैं, इसकी वैल्यू आई रो। रेजिस्टिविटी सेम रहेगी क्योंकि मटेरियल चेंज नहीं हुआ है। एल डैश कितना है? 125 डिवाइड बाई 100 ऑफ एल डिवाइड बाई ए डैश है ए एल बाई एल डैश, ए एल बाई एल डैश। इसलिए मैंने पिछले क्वेश्चन में ये बेसिक तरीका करवाया था। हर क्वेश्चन में वो शॉर्ट मेथड अप्लाई नहीं हो सकता, लेकिन बेसिक मेथड हर क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएगा। सिंपली सिंपली इसको सोल्व करें तो एल से एल कट गया, इसको सोल्व करें तो आर की वैल्यू आई, आर डैश की वैल्यू आई रो 125 डिवाइड बाई 100 और बाय में ए बाय में एल डैश। तो ये डिवाइड वाली चीज मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आ जाएगी, इनटू में एल डैश डिवाइड बाई ए। और फिर से एक और एल डैश आ गया। इसको लिखें तो आर डैश की वैल्यू आई रो रो और 125 बटे 100 को पहले ले लेते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू को पहले ले लेते हैं। 125 डिवाइड बाई 100 रो और एल डैश है ये 125 डिवाइड बाई 100 इंटू एल और बाय में ए फिर से इसको सिंपली सोल्व करके लिखें तो आर डैश की वैल्यू आई 125 इंटू 125 डिवाइड बाय ये आ गया 100 इंटू में 100 इंटू में रो एल बाई ए। रो एल बाई ए क्या होता है? वो बेसिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। मैं लिख लूंगा आर डैश की वैल्यू आई, ये 125 गुना 125 डिवाइड बाई इतना कर लेंगे, वो आ जाएगा इंटू में आर। और इसको सोल्व करूं तो 125 इंटू 125 और मल्टीप्लाई करने की नीड क्या है? इसको सिंपली कट कर लेना पहले। अगर 125 इंटू 125 करूंगा थोड़ा मुश्किल चीज बन जाएगी। 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, ऊपर 5 इंटू 5 नीचे 4 इंटू 4। देखो इतना बड़ा मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं पड़ी। 25 25
डिवाइड बाय चौक चौक 16 16, ये आया 25/16 ऑफ आर। सिंपली सोल्व करें तो आर डैश की वैल्यू आई 25/16 ऑफ आर, और अगर मैं सोल्व करूं तो पॉइंट में डिवाइड करूं तो 16 एकम 16, 4 और 5 9, 0, 16 पंजे 80, और पॉइंट लगने के बाद 10, 0, 16 6 96, इतना आया आर। आर डैश हुआ इतना, और ये ओम्स में। ओम्स में लिखने की नीड नहीं है, अपने को सिर्फ रिलेशन बताना, परसेंटेज इंक्रीज। ये तो हुआ इतना वैल्यू, लेकिन मुझे परसेंटेज इंक्रीज बतानी थी। तो परसेंटेज निकालने के लिए परसेंटेज इंक्रीज इन न्यू रेजिस्टेंस, वो कैसे कैलकुलेट करूंगा? जो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू आई है वो 25/16 ऑफ आर, बाय में बेस। जब भी हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं? कितने मार्क्स ऑब्टेन किए वो डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, इनिशियली कितने नंबर मार्क्स हैं वो। इतना नया रेजिस्टेंस आया, इनिशियली इतना रेजिस्टेंस था, परसेंटेज के लिए इनटू में 100 सोल्व करें तो 25 इंटू 100 डिवाइड बाई 16, इसको सोल्व करें 4 चौके 16, 4 पचियां 100, 625 डिवाइड बाई 4 सोल्व करें तो ये आ जाएगा, यहां से लिख सकते थे हम लोग 1.56 टाइम्स ऑफ आर। ये 1 से कितना ग्रेटर देन है, हालांकि यहाँ पे 25 और आना चाहिए था, जो एग्जैक्ट कैलकुलेशन आएगी वहां पे आएगी 1.5625, तो ये 1 से कितना ग्रेटर देन है? 1 से 0.56 कितना टाइम्स ग्रेटर देन है। इसको मैं परसेंटेज में चेंज करूं तो बाय में फिर से वही सेम तरीका, बाय में आर इंटू में 100, आर से आर कट जाएगा, इंटू 100 करूंगा, पॉइंट वाला 100 कट जाएगा, और ये 1 से कितना अबव है, ये आ जाएगा 56.25% इंक्रीज। इतना इंक्रीमेंट आएगा नए रेजिस्टेंस में। चलिए नेक्स्ट 8 क्वेश्चन करते हैं, अलग ही टाइप का क्वेश्चन है। अ पार्टिकल ऑफ चार्ज 2 माइक्रोकूलम एंड मास 1.6 ग्राम इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। एक चार्ज पार्टिकल है जिस पर चार्ज की वैल्यू गिवन है, उसका मास इतना है, इतनी वेलोसिटी के साथ 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है। एट t बराबर 0 यानी बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर द पार्टिकल एंटर्स इन अ रीजन हैविंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड इतना। बिल्कुल स्टार्टिंग में t बराबर 0 है, तब वो चार्ज पार्टिकल इस वैल्यू वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में एंटर करता है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 5 सेकंड। मुझे पता है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है, मूव करता है, तो उस पर एक फोर्स लगता है, F इक्वल्स टू QE। उस फोर्स की वजह से उस पार्टिकल की वेलोसिटी में कितना चेंज आ चुका होगा, फाइनल वेलोसिटी मुझे कैलकुलेट करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सोल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को यह पता है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगता है, उस फोर्स की वजह से पार्टिकल की वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो चुकी होगी। फोर्स लगने से कोई भी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी में चेंज आता है, और फाइनल वेलोसिटी हमें इसकी कैलकुलेट करनी है। फोर्स लगने से वेलोसिटी में चेंज आता है, मींस पार्टिकल गेट एक्सेलरेटेड, पार्टिकल गेट्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी, फोर्स, इनिशियल वेलोसिटी सबको रिलेट करके सबसे पहले फाइनल वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। v होता है, अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करूं, u प्लस ए टी, और a एक्सेलरेशन होगा उस फोर्स की वजह से जो चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में लगा है। तो मैं इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके लिख सकता हूं v इक्वल्स टू u प्लस a, एक्सेलरेशन a को लिख सकता हूं F बाय m, क्योंकि F इक्वल्स टू होता है ma, और इसको ऐसे कैसे लिख लूं, और फिर से मैं इसको और मॉडिफाई करूं, इसी इक्वेशन को लिख सकता हूं u प्लस F बाय m। F को क्या लिख सकते हैं? F फोर्स, फोर्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द चार्ज पार्टिकल, वो होता है QE डिवाइड बाय m एज इट इज। ऐसे कैसे? T मल्टीप्लाई में है ही है। क्या अब अपने पास में सारी वैल्यूज है? v वेलोसिटी अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो u चाहिए, u इनिशियल वेलोसिटी है, q चार्ज ऑन द पार्टिकल है, मास m वो भी गिवन है, E इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी गिवन है। सारी वैल्यूज अपने पास में आ चुके हैं, बस हमें ये पता होना चाहिए फाइनल वेलोसिटी v होती है u प्लस ए टी, a होता है F बाय m, F होता है QE। यानी कि मुझे कोई भी फॉर्मूला आगे से आगे रिजोल्व करना आना चाहिए डिजायर्ड फॉर्म आने तक। बस सोल्व करते हैं, तो वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी u कितना है 4i प्लस QE, Q कितना है, Q है 2 माइक्रो कूलम है ना, माइक्रो का मतलब 2 इंटू 10 रेज पावर -6,
ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू, अभी पजल नहीं होना है कि ये भी आई की फॉर्म में और ई भी आई जे की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हो, हम पहले अपने बेसिक फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और फिर नॉर्मली सॉल्व करते चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन अपने आप इजी होता चला जाएगा। तो यू की वैल्यू पुट कर चुके, क्यू की वैल्यू पुट कर चुके, ई रहता, ई कितना था 80 ऑफ आई प्लस में 60 ऑफ जे, प्लस में 60 ऑफ जे, ये हुआ हमारा ई, क्यू ई डिवाइड बाय एम, एम कितना है, एम है मास, मास ग्राम में दे रखा, किलोग्राम में चेंज करना बनता है, 1.6 ग्राम है, इंटू 10⁻³ कर दूं, ये किलोग्राम हो जाएगा, बेसिक यूनिट में आ जाएगा। और अब टी रह गया, टी कितने टाइम में हमें फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, 5 सेकंड, टाइम की बेसिक यूनिट सेकंड होती है, सेकंड की सेकंड में, बस सिंपली सोल्व करना है इसको। तो सबसे पहले सोल्व करने के लिए 5 इंटू 2 हो तो आंख मीच के सीधा सीधा 5 और 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा 10, 10 इंटू 10⁻⁵ 6, और बट डिवाइड बाय 1.6 है ना, इसका पॉइंट हट करके ऊपर एक और 10 आ जाएगा, 5 इंटू 10 100, 5 इंटू 10 10, सॉरी 5 इंटू 2 10, और ये ऊपर एक और पॉइंट का नाम का 10 चला गया 100, तो आ जाएगा 4i प्लस में 100 इंटू 10⁻⁻6 एज इट इज, अंदर है 80i प्लस में 60 ऑफ जे, 5 कट चुका, खत्म हो चुका, और डिवाइड बाय रह गया 1.6 इंटू 10⁻³ है ना, ऊपर जाके प्लस की 3, -6 प्लस 3 -3, तो यहाँ पे मैं -3 कर लेता हूं, और पॉइंट मैंने हटा ही दिया था तो पॉइंट क्यों लगाऊं। अब इसको और सिंप्लीफाई करूं तो 4 ऑफ आई प्लस में 100 इंटू 10⁻⁻3, ये हो जाएगा 10 की पावर +2 -3 -1, 10⁻⁻1 डिवाइड बाय 16 से इसको डिवाइड करूं, 16 × 85, 5 ऑफ आई प्लस में 16 से 60 को डिवाइड करूं तो आ जाएगा 60 डिवाइड बाय 16 करूं, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 2 4 पंजे 20, 15 डिवाइड बाय 4, और कट सकता है क्या, और नहीं कटेगा, ये आ जाएगा 15 डिवाइड बाय 4 ऑफ जे, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, और डिवाइड बाय 16 नहीं रहा, उसी से तो कट करने के बाद ये आया। अब ये अपनी फाइनल वेलोसिटी v चली हुई है, कुछ नहीं करना है, आई में प्लस हो जाएगा, जे इसके पास है नहीं, जे एज इट इज रह जाएगा, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 4 ऑफ आई प्लस 0 ऑफ जे, और वो 0 जे इसमें ऐड हो जाएगा, ये इतने का इतना बचेगा। सबसे पहले मैं इसको और अंदर मल्टीप्लाई करूं तो लिख सकता हूं v = 4 ऑफ आई प्लस में 10⁻⁻1 है ना, -1 का मतलब डिवाइड बाय 10⁻⁻1, 5 डिवाइड बाय 10 0.5 ऑफ आई प्लस में, और ये अंदर चला जाएगा तो आ जाएगा 15/40 ऑफ जी। अब सिंपली सोल्व करते हैं, 4i में 0.5i ऐड हो जाएगा, आ जाएगा आंसर क्या, v = 4.5 ऑफ i प्लस में इसके पास 0 j था तो इतना का इतना, तो 15 डिवाइड बाय 40 ऑफ जी। अपना आंसर इतना ही होता, पर ये अभी और कट हो सकता है, इसको और कट करूं तो 5 × 15 = 40, 3/8, बस इतना आंसर छोड़ देंगे, फिर पॉइंट में डिवाइड करूं तो 4.5 ऑफ आई प्लस इसको डिवाइड करो तो 0.8 8 24 6 48 48 56 4 58 40 ऑफ जी। ये अपना कंप्लीट वेलोसिटी आई एट टी इक्वल्स टू जितने भी टी की वैल्यू गिवन थी 5 सेकंड। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस अपने को फॉर्मूला आगे से आगे रिजोल्व करना आना चाहिए, इजी क्वेश्चन था। चलिए इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट 9th क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, अ कॉपर वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम एंड एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मिलीमीटर स्क्वायर, अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट एग्जिस्ट अक्रॉस द वायर। कोई भी वायर जिसका रेजिस्टेंस अपने को गिवन है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया अपने को गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का अप्लाई कर रखा उस वायर पर, फाइंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, किस ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन इतने पोटेंशियल की वजह से इतने रेजिस्टेंस और इतने क्रॉस सेक्शन एरिया वाली वायर के अंदर से किस स्पीड से किस ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करेंगे। और उस वायर की खासियत दे रखी है, इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर क्यूबिक इन कॉपर, तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रखी है अपने को। सिंपल सिंपल सोल्व करते हैं अपने। सबसे पहले अपने को क्या क्या गिवन है, आर, किसी भी वायर की इंफॉर्मेशन क्या गिवन है,
10 ओम, और एरिया अपने को गिवन है, एरिया ए है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, 1 mm स्क्वायर, यानी कि 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर का स्क्वायर। बेसिक यूनिट में कन्वर्ट करना जरूर बनता है। पोटेंशियल डिफरेंस वी वैल्यू दे रखे 10 वोल्ट, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है वी डी। याद रहे ये है वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस का भी कैपिटल रखना है। वी डी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, क्वेश्चन मार्क आ गया ताकि अपने को हम अंदाजा लगा सके जो चीज कैलकुलेट करनी है गिवन चीज से कैसे, किस फॉर्मूले से रिलेटेड है। इसके बाद अपने को दे रखा है इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक, यानी नंबर दे रखा है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या दे रखी है अपने को 8 इंटू 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स। और अब कैलकुलेट करना ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वैसे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वी डी, होता है माइनस का ई टो अपॉन एम, पर यहाँ पे मास नहीं गिवन है, और मास छोड़ो टो, सबसे मेन चीज मास तो इलेक्ट्रॉन का अपने को पता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो क्या रिलैक्सेशन टाइम गिवन है? नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड ई गिवन है? नहीं। ई को रिजोल्व कर लेते हैं वी बाई एल, पर लेंथ ऑफ द कंडक्टर नहीं गिवन है, ये फॉर्मूला नहीं चलेगा। पोटेंशियल डिफरेंस गिवन हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करनी हो, पोटेंशियल डिफरेंस आर, यहां से मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूं? वी आर, वी इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ यूज करूंगा, वी इक्वल टू आई आर, आई आ जाएगा, और आई और वी डी दोनों में रिलेशन होता है, एज आई होता है ए एन ई वी डी, और ए एरिया हाँ है अपने पास है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो गिवन है, ई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, वी डी वो हमें कैलकुलेट करना, आई वी बाय आर कर लूंगा। सिंपल सा रिलेशन है, इसकी बजाय ये वाला रिलेशन यूज होगा। तो आई को लिख सकता हूं मैं वी बाय आर यूजिंग ओम्स लॉ, वी होता है आई आर के इक्वल, तो आई आ जाएगा वी बाय आर। ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू, इसको सारे की इकट्ठी वैल्यू पुट करूंगा मैं, ए एन ई वी डी, और वी डी क्या हो जाएगा? वी डी हो जाएगा, यह सारा कबाड़ा इस तरफ आ जाएगा। तो जो V बाय आर है, कैपिटल भी रखना है, स्मॉल v तो वेलोसिटी होता है, V बाय आर डिवाइड बाय ए एन ई है सोल्यूशन। और इसमें वैल्यू पुट करते हैं, सोल्व करते हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वी डी की वैल्यू आती है v कितना है? v है 10 डिवाइड बाय आर की वैल्यू थी 10 ओम इंटू एरिया आ गया था अपना 1 इंटू 10⁻⁻6 इंटू एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 इंटू 10⁻28 ई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बस वैल्यू पुट हो चुके हैं, सिंपली सोल्व करते हैं इसको। 10 से 10 गया, और फर्दर इसको सोल्व करूं तो 1 डिवाइड बाय 8, इसको सोल्व ही कर लेते हैं, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू आई 1 डिवाइड बाय, नीचे तो है 8 इंटू 1.6, 8 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻6 माइनस 19, ये हो जाएगा माइनस के 25 प्लस के 28 प्लस का 3 10⁻+ का 3, और फिर से और फर्दर सोल्व करूं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू आई 1/8 इंटू 1.6 के नाम का आ जाएगा 16, एक पॉइंट हट जाएगा ऊपर चला जाएगा, आ गया 10 इंटू ये 10⁻⁻3, ये प्लस का 3 था डिवाइड बाय ऊपर चला जाएगा 10⁻⁻3, और सोल्व करूं तो ये आ जाएगा 10⁻⁻2 डिवाइड बाय 8 इंटू 16, और इसको फर्दर सोल्व आप लोग कर लीजिए, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं इसका, वी डी इक्वल्स टू 0.078 इंटू 10⁻⁻3 मीटर पर सेकेंड, ये इसका फाइनल आंसर आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, फिर से सेम बात, किसी भी फॉर्मूले को आगे से आगे रिजोल्व करना बनता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के दो फॉर्मूले हमें पता है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना वो गिवन कंडीशन पे डिपेंड करेगा, कौन कौन सा फैक्टर अपने को गिवन है। ये था आंसर इसका। यहां से न्यूमेरिकल का टॉपिक चेंज होता है। अब न्यूमेरिकल के नेक्स्ट सेशन में एंटर करते हैं हम लोग। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन अपने को गिवन है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ प्लेटिनम वायर ऑफ अ प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। एक प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर है, उसकी प्लेटिनम वायर का रेजिस्टेंस अपने को गिवन है। वो जो रेजिस्टेंस है आइस पॉइंट पर इतना है, किसी एक टेंपरेचर पर इतना है, दूसरा जो स्टीम पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस
पर उसका रेजिस्टेंस इतना है। दो अलग अलग पॉइंट पे दो अलग अलग टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस गिवन है। व्हेन द थर्मोमीटर इज इंसर्टेड इन अ हॉट बाथ, किसी गर्म बाथ में, किसी गर्म टब बाथ में इसको डिप कर दिया जाता है थर्मोमीटर को, तब उसका रेजिस्टेंस बन जाता है इतना। यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस है 5 ओम। स्टीम पॉइंट यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस है इतना। पर ये वाला रेजिस्टेंस किस टेम्परेचर पर आया? हॉट बाथ का टेम्परेचर कितना होगा कि उस टेम्परेचर पर उस वायर का, प्लेटिनम वायर का रेजिस्टेंस ये हो जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर एक टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस गिवन है, दूसरे टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस गिवन है, तीसरा रेजिस्टेंस गिवन है, किस टेम्परेचर पर इतना रेजिस्टेंस आ जाएगा। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द बाथ, हमें टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। सबसे पहली बात, तीनों की तीनों बातें एक ही प्लेटिनम वायर की बात चल रही है। प्लेटिनम वायर का रेजिस्टेंस कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वो फिक्स रहेगा। मटेरियल सेम है तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वो सेम रहेगा। तो पहले दो इंफॉर्मेशन जो गिवन है वहां से अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा, वो अल्फा की वैल्यू इसमें यूज करूंगा और उसका टेम्परेचर आ जाएगा। सोल्व करते हैं। सबसे पहले सिंपल सिंपल सी बात है, आइस पॉइंट पर टेम्परेचर यानी कि R0, 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस पॉइंट पर रेजिस्टेंस कितना गिवन है? 5 ओम। और स्टीम पॉइंट पर यानी R100 डिग्री सेल्सियस पर वो गिवन है 5.23 ओम। और किस टेम्परेचर पर RT, टी टेम्परेचर हमें कैलकुलेट करना है जिस पर रेजिस्टेंस हो जाएगा इतना। R ऑफ T की वैल्यू है 5.795। कितने टेम्परेचर पर इतना रेजिस्टेंस बन जाएगा उस वायर का, वो T हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहली बात, एज अल्फा होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, उसका फॉर्मूला होता है अल्फा इक्वल्स टू R2 माइनस का R1 डिवाइड बाय R1। और ये कितने पर? T2 माइनस T1, कितना टेम्परेचर डिफरेंस रहा था। ये अल्फा है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। सिंपली मैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन से अल्फा कैलकुलेट करूंगा, उसी अल्फा को यूज करूंगा सेकंड इंफॉर्मेशन में, फिर किसी भी दो रेजिस्टेंस के पेयर के लिए, इनके पेयर के लिए, फिर इनके पेयर के लिए। अल्फा सेम मटेरियल होने की वजह से सेम रहेगा। यूज करता हूं मैं। अल्फा की वैल्यू स्टार्टिंग में आई R2 माइनस R1। R2 सेकंड टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस माइनस R1, ये 1 ये 2, तो ये आ जाएगा अपना 5.23 माइनस का 5 डिवाइड बाय R1 कितना? फर्स्ट रेजिस्टेंस है 5 इंटू T2 माइनस T1। टेम्परेचर का डिफरेंस है 100 माइनस 0। यहां से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। इसको सोल्व करें तो आई अल्फा की वैल्यू 5.03 माइनस 5, 0.23 डिवाइड बाय 5 इंटू 100 माइनस 0, 100 इंटू 5, 500। इसको अभी सोल्व नहीं करते हैं क्योंकि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें कैलकुलेट नहीं करनी थी, इसको तो यूज में लाना है। और यूज में लाऊं तो अगेन फिर से मैं फॉर्मूला यूज करूंगा। अल्फा होता है R2 माइनस का R1 डिवाइड बाय R1 इंटू T2 माइनस का T1। इसी फॉर्मूले को यूज करूं तो अल्फा की वैल्यू को यूज कर लूंगा। हमें कैलकुलेट करना R2 माइनस R1, ये टेम्परेचर, सेकेंड टेम्परेचर। और फर्स्ट में कोई भी ले लेता हूं, मैं 0 डिग्री सेल्सियस ले लेता हूं या फिर 100 डिग्री सेल्सियस ले लेता हूं। इजी कैलकुलेशन के लिए पॉइंटों में ना उलझूं उसकी बजाय मैं 0 वाला ले लेता हूं, ये बिना पॉइंट वाला डिजिट है। तो सीधा सीधा मैं लिख लूंगा RT माइनस R0। तो यहां पे लिख सकते हैं हम लोग 5RT माइनस का R0 डिवाइड बाय R0, अंदर आ जाएगा T माइनस का 0। इनिशियल जो फर्स्ट टेम्परेचर है वो अपना 0 है, तो यहां पे लिख लूंगा मैं 0। बस सोल्व कर देंगे। अल्फा अपने पास में है, RT ये अपने पास में है, R0 0 डिग्री सेल्सियस पे R0 वो अपने पास में है, T टेम्परेचर एक सिंगल अननोन क्वांटिटी है वो सोल्व करनी है। सिंपली सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करूं तो अल्फा सबकी वैल्यू पुट करूं, यहां पे बच जाएगा T इस तरफ मल्टीप्लाई आ जाएगा, ये अल्फा यहां पे डिवाइड आ जाएगा। RT माइनस R0, तो मैं यहां पे लिखूंगा 5.795 माइनस का 5 डिवाइड बाय R0 कितना है 5 इंटू T था ना, T माइनस 0, खाली T उस तरफ मल्टीप्लाई चला गया, अल्फा यहाँ पे डिवाइड बाय आ गया, तो अल्फा आ जाएगा यहाँ पे अल्फा की वैल्यू। इसलिए मैंने इसको एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं किया था क्योंकि इसकी वैल्यू अभी यूज में होनी बाकी थी। तो इसको यूज करेंगे 0.23 डिवाइड बाय 500 है वो ऊपर चला जाएगा, इंटू में
500 और इसको ब्रैकेट में पुट कर लेते हैं क्योंकि इनको माइनस करना बाकी है, और यहाँ पे चला हुआ है टी, ये टी यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था। बस एक अननोन क्वांटिटी है, सोल्व करते हैं इसको। टी की वैल्यू आती है 5.795 माइनस 5 तो आ जाएगा 0.795 इंटू 500 डिवाइड बाय 500 था ना बटे वहां, ठीक है, डिवाइड बाय 5 इंटू 0.23। सोल्व करूं तो 5 से 5 कट जाएगा, और ये इसको सोल्व करते हैं 795 डिवाइड बाय 23 इंटू ऊपर एक 100 ये बचा है, पॉइंट हटाऊं तो 2 जीरो और आ जाएंगी, डिवाइड बाय ये पॉइंट हटाऊं तो 1000 आ जाएगा। 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, आंसर आया 795 डिवाइड बाय 23 और एक जीरो भी था। ये आई टी की वैल्यू। इसको फर्दर सोल्व करते हैं तो आंसर आएगा 345.65 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि यहां पे भी हमने 0 डिग्री सेल्सियस, आइस पॉइंट डिग्री सेल्सियस, स्टीम पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में लिया था, तो यहाँ पे भी टेम्परेचर आया डिग्री सेल्सियस के अंदर। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट टॉपिक का क्वेश्चन था ये। सेम टॉपिक को रिवाइज करते हुए एक और सेम टाइप का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन गिवन है द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एट 20 डिग्री सेल्सियस। किसी कंडक्टर का इस टेम्परेचर पर 20 डिग्री सेल्सियस पर इतना रेजिस्टेंस है, एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस इतना रेजिस्टेंस है। दो अलग अलग टेम्परेचर पर किसी एक ही कंडक्टर का इतना इतना रेजिस्टेंस है। डिटरमाइन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी कंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि अल्फा की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे, अल्फा का R2 माइनस R1 डिवाइड बाय R1 इनटू T2 माइनस T1, और उसके बाद व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एट 0 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पर फिर से मैं एक और कोई भी दूसरा पेयर ले लेता हूं टेम्परेचर का, इसके साथ में पेयर बना लूंगा या फिर इसके साथ पेयर बना लूंगा, और फिर आर की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। सबसे पहले सिंपली मैं लिखूंगा, इनकी वैल्यूज लिखने से पहले या तो वैल्यू लिख लेता हूं या डायरेक्ट फॉर्मूला करके सोल्व करता हूं। R20 इतने टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है 3.15 ओम, और R100 पर वैल्यू है 3.75, गलत हो रहा है, 75 ओम, और हमें अल्फा कैलकुलेट करना है और रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है 0 पर। तो सिंपली मैं यूज करूंगा एज अल्फा होता है R2 माइनस का R1 डिवाइड बाई R1 इंटू T2 माइनस का T1। सोल्व करूं तो आंसर आ जाएगा अल्फा इक्वल्स टू R2 कितना हैगा R2, ये फर्स्ट टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस, ये सेकंड टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस, तो फर्स्ट सेकंड माइनस फर्स्ट हो जाएगा 3.75 माइनस का 3.15 डिवाइड बाय R1। फर्स्ट ये आ जाएगा 3.15 इंटू T2 माइनस T1, T2 100 T1 20 आ जाएगा यहाँ पे 100 माइनस का 20। सोल्व करें तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, इसको माइनस करें 3.75 माइनस 3.5 आंसर आ जाएगा 60। देखते हैं 0.6, हाँ ठीक है 0.6 है, डिवाइड बाय 3.15 इंटू 100 माइनस 20 ये आ जाएगा 80। तो यहाँ पर मैं लिख लूंगा इंटू में 80, और इसको फिर से सोल्व करें तो 60 डिवाइड बाय इसका, तो या तो ऐसे कर लो 2 डिजिट के बाद पॉइंट, 2 डिजिट के बाद पॉइंट, पॉइंट से पॉइंट कट गया, डिवाइड बाय 315 इंटू 80। सोल्व करें 2 तिया 6, 2 चौके 8, 3 कम 3, 3 कम 3, 3 दूनी 6, ये 3 पंजे 15, ये आ गया 1 डिवाइड बाय 105 चौके 4 पंजे 20, 4 कम 4 इतने डिग्री सेल्सियस। ये आई फर्स्ट यानी कि अल्फा की वैल्यू फर्स्ट का सॉल्यूशन। अब इस अल्फा की वैल्यू को यूज करते हुए मैं इस R0 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, तो ये कोई भी दो पेयर ले लेते हैं, एक ये वाला पेयर ले सकते हैं या फिर ये वाला पेयर ले सकते हैं। मान लो मैं इनका पेयर लेता हूं R20 का और R0 का, तो ये हो जाएगा बड़ा टेम्परेचर, ये हो जाएगा छोटा टेम्परेचर। अगेन अल्फा होता है R2 माइनस का R1 डिवाइड बाय R1 इंटू T2 माइनस का T1, और इसको सोल्व करूं तो अल्फा की जगह पे आ जाएगा 142, 1 डिवाइड बाय 420 इक्वल्स टू R2 सेकंड यानी बड़ा टेम्परेचर हो जाएगा
3.15 माइनस का R1 फर्स्ट यानी R0 जो हमें कैलकुलेट करना है, डिवाइड बाय R1 R0 इंटू T2 माइनस T1, T2 20 माइनस T1, 20 माइनस 0 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 20 माइनस का 0। अब इसको सोल्व करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 20 माइनस 0 20, 20 इंटू R0 20 R0, 20 ऑफ R0 इक्वल्स टू 420 की मल्टीप्लाई करो इनके साथ में तो आंसर आ जाएगा 420 इंटू 3.15 माइनस 420 इंटू R0। और अब आंसर आएगा, ये उधर माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 420 प्लस 420 440 R0 इक्वल्स टू 420 इंटू 3.15। इसलिए मैंने यहाँ इसको मल्टीप्लाई नहीं किया था, मुझे ओवरऑल लास्ट में कैलकुलेशन करनी है। R0 की वैल्यू आ जाएगी 420 इंटू 3.15 डिवाइड बाई 440। सोल्व करूं तो ये कट गया यहाँ पे, और इसको पॉइंट को हटा दूं तो यहाँ पे आ जाएगा इंटू में 100, और फर्दर सोल्व करूं तो 2 2 2 2 जा 4 2 1 जा 2, और फिर से फर्दर सोल्व करूं नहीं, इतना आंसर आएगा। और इसको अब कैलकुलेट करने के बाद लास्ट में ओवरऑल आंसर आएगा 3.02 ओम। ये लास्ट में फर्दर 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस आएगा। ये इसका फाइनल आंसर। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन रहता था, मुझे इंपॉर्टेंट लगा, मैं दोबारा करवा रहा हूं इसको। द चार्ज फ्लोइंग इन ए कंडक्टर वेरीज विद टाइम एज Q इक्वल्स टू इतना। चार्ज की वैल्यू टाइम के रिस्पेक्ट में दे रखी है, चार्ज टाइम के हिसाब से जिस तरीके से बदलता है, जिस तरीके से फ्लो करता है, उसकी इक्वेशन अपने को दे रखी है। वेयर ए बी सी एंड कांस्टेंट, ये जो ए बी सी है कांस्टेंट है, ठीक है। फाइंड, हमें क्या क्या फाइंड करना है। फर्स्ट इनिशियली करंट, सबसे पहले इनिशियल करंट हमें फाइंड आउट करना है। इनिशियल यानी बिल्कुल शुरुआती करंट। शुरुआती करंट का मतलब होता है जब t 0 रहा होगा। चार्ज टाइम के रिस्पेक्ट में इक्वेशन दे रखी है, सबसे शुरू में करंट बना कब होगा, जब t 0 रहा होगा। दैट, और सेकंड चीज हमें फाइंड आउट करनी है, द टाइम आफ्टर विच द वैल्यू ऑफ करंट रीचेस टू मैक्सिमम वैल्यू। किस टाइम पर करंट की वैल्यू मैक्सिमम बन जाएगी, वो टाइम हमें फाइंड आउट करना है। थर्ड चीज जो हमें कैलकुलेट करनी है वो है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट कितना बनता है इस तरीके का चार्ज फ्लो करने से उस कंडक्टर के अंदर। तो सबसे पहले इनिशियल करंट फाइंड आउट करते हैं। करंट, सबसे पहले चार्ज की इक्वेशन लिख लेते हैं। चार्ज की इक्वेशन गिवन क्या है, क्यू की इक्वेशन अपने को गिवन है ए टी माइनस का हाफ ऑफ बी टी का स्क्वायर प्लस में 1/6 ऑफ सी टी की क्यूब। हमें इनिशियली करंट फाइंड आउट करना है। एज करंट होता है डी बाई डी टी ऑफ क्यू, करंट होता आई होता क्यू बाई टी, या फिर डी बाई डी टी ऑफ क्यू। तो कुछ नहीं करना है, डी बाई डी टी करना है क्यू का। क्यू कितना है, ए टी का स्क्वायर, ब्रैकेट लगा लेते हैं, ए टी खाली स्क्वायर नहीं था, माइनस का हाफ ऑफ बी टी स्क्वायर, बी टी स्क्वायर प्लस में 1/6 ऑफ सी टी की क्यूब। इसका डेरिवेशन करें तो आएगा डी टी, डी बाई डी टी ऑफ ए टी, तो आ जाएगा ए, आई की वैल्यू आ जाएगी ए माइनस और 1/2 बी टी स्क्वायर। इसका डेरिवेशन करें तो 2 आगे आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा बी टी प्लस में 1/6 इंटू सी टी की क्यूब का डेरिवेशन करो तो 3 आगे आ जाएगा, 1/2 सी टी का स्क्वायर। ये आ गया आई की इक्वेशन। और अपने को इनिशियली करंट फाइंड आउट करना है। इनिशियल करंट मीन्स t इक्वल्स टू 0, इसलिए I की वैल्यू आ जाएगी a माइनस बी टी, टी की वैल्यू 0 पुट करूं तो 0 इंटू समथिंग सब कुछ 0 प्लस में हाफ ऑफ ए, ये क्या है सी टी का स्क्वायर, टी इंटू टी का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, 0 इंटू समथिंग सब कुछ 0, तो आंसर है सिर्फ बिना टी वाली टर्म, ये है खाली a। यानी कि इनिशियली करंट एट t इक्वल्स टू 0 पर I की वैल्यू आती है a। सेकंड चीज हमें फाइंड आउट करनी है the time after which the value of current reaches a maximum value। किस टाइम पर करंट की वैल्यू मैक्सिमम रीच कर जाएगी, वैल्यू ऑफ करंट रीचेस ए मैक्सिमम वैल्यू। बस इसी में अपना आंसर छिपा हुआ है। बेसिक सी चीज है, करंट की वैल्यू मैक्सिमम से मैक्सिमम, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या होगी।
करंट की मैक्सिमम वैल्यू वो होगी जिसके बाद ऊपरी और उससे ऊपर कोई वैल्यू ना हो, यानी करंट एक सुप्रीम वैल्यू तक पहुंचने के बाद और फर्दर चेंज ना होए। करंट एक सुप्रीम वैल्यू तक पहुंचने के बाद किसी फिक्स टाइम के बाद एक मैक्सिमम वैल्यू पहुंच जाएगा, उसके बाद करंट की वैल्यू और चेंज नहीं होगी। कितना ही टाइम ले लो, टाइम के रिस्पेक्ट में करंट की वैल्यू और चेंज नहीं होगी। फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, तो ये इक्वेशन अपने को पता होनी चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट का मतलब होता क्या है? करंट होता है डी आई इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, और करंट की मैक्सिमम वैल्यू का मतलब है डी बाई डी टी ऑफ आई वो जीरो हो। करंट का टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज डी बाई डी टी ऑफ आई वो जीरो होगा, करंट टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा। डी बाई डी टी जीरो आने का मतलब है वो चीज टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है, चेंज नहीं हो रही है तो चेंज जीरो है। यही है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, बस कुछ नहीं, डी बाई डी टी ऑफ आई कर देंगे। आई ये अपने पास आ गया था, उसका डी बाई डी टी कर देंगे, जीरो के इक्वल पुट कर देंगे तो वो टी की वैल्यू आ जाएगी जिस टाइम पर करंट एक मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा। तो इसलिए डी बाई डी टी ऑफ आई, आई कितना है? आई है ए माइनस का बी टी प्लस का हाफ ऑफ सी टी का स्क्वायर, और ये जीरो के इक्वल है। और इसका डेरिवेशन सोल्व करूं तो डी बाई डी टी ऑफ दिस, तो ए में कोई टी नहीं है, ए का डेरिवेटिव नहीं होगा, जीरो माइनस का बी टी का डेरिवेशन हो जाएगा बी प्लस में हाफ ऑफ सी टी स्क्वायर का डेरिवेशन हो जाएगा, टू आ गया, टू से टू कट गया, बच गया सी टी इक्वल्स टू जीरो। टी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी तो माइनस का बी उधर जाके प्लस का बी बन जाएगा, आ जाएगा सी टी इक्वल्स टू प्लस का बी, और खाली टी की वैल्यू आती है टी इक्वल्स टू बी बाई सी। ये वो टाइम है, करंट की वैल्यू इस टाइम के बाद, इतने टाइम के बाद और इंक्रीज नहीं करेगी, यानी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट रीच हो चुका होगा, पहुंच चुका होगा इस वैल्यू पर। और थर्ड सोल्व करूं तो थर्ड में अपने को पूछा गया है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो करंट है कितना, करंट की इक्वेशन ये है, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी हो चुकी होगी। एज आई है अपने पास में ए माइनस का बी टी प्लस का हाफ ऑफ सी टी स्क्वायर, ए माइनस का बी टी प्लस में हाफ ऑफ सी टी स्क्वायर। करंट की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। मुझे पता है एट टी इक्वल्स टू जीरो, सबसे इनिशियली स्टार्टिंग फेज में हमने कैलकुलेट किया था, आई की वैल्यू आई थी ए, और सेकंड फेज में टी इतने पर, इतने टाइम पर मैक्सिमम करंट पहुंच चुका था, तो एट टी इक्वल्स टू बी बाई सी, उस पर करंट हम फाइंड आउट कर लेते हैं, इतने टाइम पर मैक्सिमम करंट था। तो ए माइनस का बी टी, बी इंटू टी, टी है बी बाई सी, तो जाएगा बी स्क्वायर बाई सी प्लस में हाफ ऑफ सी इंटू टी का स्क्वायर, सी इंटू टी का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। इसको सोल्व करूं तो सी से ये कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा बी स्क्वायर बाय सी माइनस का बी स्क्वायर बाय सी प्लस का हाफ ऑफ बी स्क्वायर बाय सी। इसको सोल्व करूं तो आई की वैल्यू आती है ए माइनस का बी स्क्वायर बाय सी, इतना आया क्या, तो माइनस का वन प्लस का हाफ। सोल्व करूं तो एक में से आधा गया, आधा और वो भी माइनस का हाफ आता है, यहाँ पे बाय में टू और लगेगा, ये आता आई की वैल्यू। अब ये देख लो इनमें से कौन सा मैक्सिमम कौन सा मिनिमम, वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट हो जाएगा। तो क्लियरली दिख रहा है अपने को, यहाँ पे तो है ए, आई की वैल्यू ए, यहाँ पे आई की वैल्यू ए माइनस समथिंग, ए में से कुछ कम हो करके, यहाँ पे तो है आई की वैल्यू ए, यहाँ पे है आई की वैल्यू ए माइनस समथिंग, तो क्लियरली ए ग्रेटर देन, ए ज्यादा है किससे, ए माइनस का बी स्क्वायर बाई टू सी से, इसलिए मैक्सिमम करंट है आई इक्वल्स टू ए, एंड मिनिमम करंट है आई इक्वल्स टू ए माइनस का बी स्क्वायर बाई टू ऑफ सी। ये था क्वेश्चन। इसके बाद न्यूमेरिकल की सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग न्यूमेरिकल कवर करेंगे रेजिस्टेंसेस का सीरीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स, यानी कोई सर्किट डायग्राम अपने को गिवन होगा, उस सर्किट डायग्राम के अंदर गिवन अमाउंट ऑफ रेजिस्टर्स 2 3 4 जितने भी हो सकते हैं सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड होंगे, किसी भी पर्टिकुलर रेजिस्टर के थ्रू करंट या फिर पोटेंशियल डिफरेंस अपने को कैलकुलेट करना होगा। तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 13th क्वेश्चन है, 13th क्वेश्चन का सर्किट डायग्राम अपने को गिवन है। सर्किट डायग्राम के अंदर दो रेजिस्टर 3 ओम और 6 ओम वाले रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड है और उनका नेट इफेक्टिव कॉम्बिनेशन
4 ओम रजिस्टर के साथ में सीरीज में कनेक्टेड है और पूरे सर्किट में ईएमएफ ई यानी सेल या बैटरी जो कनेक्टेड है उसका ईएमएफ ई है। तो यहां से सर्किट डायग्राम को सोल्व करने के लिए सबसे पहले गिवन बात अपने को दे रखी है, करंट थ्रू 3 ओम रजिस्टर इज इतना। पहली बात, किसी भी सर्किट डायग्राम को सोल्व करते टाइम दो बातें हमेशा याद रखनी है। मैंने कैपेसिटर के न्यूमेरिकल्स में ये बात बताई थी कि जब भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सीरीज में हो तो उनके थ्रू करंट सेम रहता है, सीरीज में चार्ज या करंट सेम रहता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। इसी बात को दोबारा रिकॉल करूं तो सीरीज में करंट सेम, मैंने अपने नाम से एनालॉजी बताई थी, अजय शर्मा, ए से एम्पियर यानी करंट, करंट सीरीज में सेम, वोल्टेज पैरेलल में सेम। दोबारा रिकॉल करो रहा हूं मैं, एम्पियर यानी कि करंट, करंट सीरीज में सेम तो करंट पैरेलल में डिवाइड हो जाएगा, पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाएगा, जितना भी अमाउंट ऑफ करंट यहां से जाएगा वो दोनों में डिवाइड हो जाएगा। इक्वली नहीं, इक्वली तब होता अगर इक्वली इक्वल रजिस्टर होते तब। तो पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाता है पर सीरीज में करंट सेम रहता है। दूसरा, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाती है। बस ये दो बातों का यूज करूंगा मैं। सोल्व करता हूं। 13 क्वेश्चन है, करंट थ्रू 3 ओम रजिस्टर। ये जो सर्किट डायग्राम के अंदर 3 ओम रजिस्टर है उसके थ्रू करंट है 0.8 एम्पियर और फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू 4 ओम रजिस्टर। ये जो 4 ओम वाला रजिस्टर है इसके थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस अपने को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले मैंने सर्किट डायग्राम में करंट के डायरेक्शन जो मैंने पहले से बना ली थी, करंट के डायरेक्शन बनाएंगे। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से आई अमाउंट ऑफ करंट हमने निकाल दिया है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा और इसके नेगेटिव टर्मिनल पर करंट एंड हो जाएगा। टोटल आई अमाउंट ऑफ करंट यहां से निकला है। इस पॉइंट पे जाने के बाद पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, एम्पियर यानी करंट सीरीज में सेम रहता है पर पैरेलल में डिवाइड होता है। यहां पर आने के बाद करंट का कुछ हिस्सा ऊपर और कुछ हिस्सा नीचे। ऊपरले रेजिस्टेंस में अपने को करंट गिवन है 0.8 एम्पियर, तो यहां पर कितना करंट रहा होगा, यहां पर करंट रहा होगा टोटल अमाउंट ऑफ आई करंट माइनस ये 0.8 एम्पियर, इतना करंट यहां पे रहा होगा। मैं इसी बात को सोल्व करूंगा। एक रजिस्टर के थ्रू करंट गिवन है तो रजिस्टर के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस में ओम्स लॉ लगा के यूज कर लूंगा। सबसे पहले सॉल्यूशन में मैं एक बार दोबारा इसका बायोडाटा रिकॉल करवाऊं आप लोगों को। किसी भी रजिस्टर के थ्रू करंट दे रखा है, रजिस्टर की वैल्यू दे रखी है तो पोटेंशियल डिफरेंस में ओम्स लॉ लगा के यूज कर लूंगा। ओम्स लॉ होता है V इक्वल्स टू आई आर। रजिस्टर इन तीन में से हमेशा कोई एक वैल्यू अननोन मिलेगी। मौजूदा स्थिति में रजिस्टर गिवन है, करंट उसके थ्रू गिवन है तो उसके थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लूंगा। पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज पैरेलल में सेम रहती है, वही वोल्टेज इसके थ्रू भी रही होगी तो फिर वहां पर वोल्टेज और रजिस्टर दोनों का यूज करके मैं करंट निकाल लूंगा और वो करंट दोनों को मिला दूंगा, वो नेट करंट आई आ जाएगा क्योंकि नेट करंट आई ही डिवाइड हुआ था और सीरीज में करंट सेम रहता है, वो करंट ही इसी के थ्रू पास हुआ होगा। सेम करंट 4 ओम रजिस्टर के थ्रू पास हुआ होगा तो 4 ओम रजिस्टर के थ्रू रजिस्टर और जो करंट आएगा करंट आई और आर निकल आएगा तो फिर उनके प्रोडक्ट कर दूंगा ओम्स लॉ लगा के, V यानी उसके थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस निकल करके आ जाएगा। सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो गिवन क्या है, गिवन I यानी कि I1 की वैल्यू अपने को गिवन, I1 है 0.8 एम्पियर और इसको मैं R1, इसको R2 और इसको R3 मान लेता हूं। R1 कितना है 3 ओम। यूजिंग ओम्स लॉ, अगर मैं ओम्स लॉ यूज करता हूं तो उसके अकॉर्डिंग V इक्वल्स टू आई आर होता है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा V1 इक्वल्स टू I1 R1 जिसकी वैल्यू आ जाएगी, I1 कितना है 0.8 इंटू R1 कितना है 3 तो इसकी वैल्यू आई 8 या 24 2.4 और पोटेंशियल डिफरेंस है तो उसकी यूनिट होती है वोल्ट। ये आया पहले रजिस्टर के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस। एज पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम या फिर कंजर्व इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 वो भी हुआ सेम, वो भी हुआ V2 यानी कि ये V2 हुआ, ये भी इतने का इतना ही 2.4 वोल्ट और यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस 2.4 वोल्ट है, रजिस्टर की वैल्यू गिवन है, करंट निकाल लेंगे। इसलिए अगेन यूजिंग ओम्स लॉ द करंट
द करंट थ्रू R2 वो कितना हो जाएगा, V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो I की वैल्यू क्या आई, I की वैल्यू आई V बाई आर, तो I की वैल्यू आई, I इसके थ्रू करंट है I माइनस आई वन, तो इसको मैं नोट कर रहा हूं I माइनस का आई वन, इसको अभी ऐसे रहने देते हैं I2, तो V कितना था 2.4 डिवाइड बाय R, इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू थी 6, तो इसको डिवाइड करो 6 चौक 24, 0.4, और करंट है तो एम्पियर, 0.4 एम्पियर करंट यहाँ पे है, 0.8 एम्पियर करंट यहाँ पे था, तो नेट करंट कितना हुआ, इसलिए यहाँ पे जगह है, इसलिए नेट करंट इन द सर्किट, सीकेटी की शॉर्ट फॉर्म होती है, वो होती है I1, या फिर ऐसे लिख लेते हैं सीधा सीधा, ये 0.8 फर्स्ट के थ्रू था प्लस 0.4 जिसकी वैल्यू है 1.2 एम्पियर, और क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है इसलिए यहां के थ्रू भी, इसको मिटा देता हूं, एनालॉजी आपको याद होगी, एज करंट रिमेन सेम इन सीरीज, इसलिए सेम जितनी भी वैल्यू आई है, सेम 1.2 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू ये जो भी रजिस्टर था 4 ओम रजिस्टर, और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस V हमें कैलकुलेट करना है, V इक्वल्स टू आई आर, वो हो जाएगा आई आर, तो आई है 1.2 इंटू आर है 4, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू आती है 12 चौक 48, 4.8 वोल्ट। ये वो पोटेंशियल हुआ, वो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ जो 4 ओम रजिस्टर के अक्रॉस में फ्लो होता है, उसके अक्रॉस में ड्रॉप है। ये था सिंपल सा क्वेश्चन। रजिस्टर के कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन करें हम लोग। 14 क्वेश्चन का फिर से सर्किट डायग्राम अपने को गिवन है। सर्किट डायग्राम के अंदर अब की बार थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज ये है, अब की बार रजिस्टर के साथ साथ में कैपेसिटर भी गिवन है, लेकिन कभी भी ऐसे क्वेश्चंस में कैपेसिटर देखते ही कंफ्यूज नहीं हो जाना कि रजिस्टर के कॉम्बिनेशन के साथ साथ में कैपेसिटर कैसे सोल्व करूंगा। कैपेसिटर में उल्टा तरीका था, कैपेसिटर में सीरीज में 1 बाय करके जुड़ते थे कैपेसिटर, और पैरेलल में डायरेक्ट जुड़ते थे। रजिस्टर सीरीज में डायरेक्ट जुड़ते हैं, पैरेलल में 1 बाय करके जुड़ते हैं। ऐसे ही रजिस्टर और पैरेलल, उनका कॉम्बिनेशन कैसे करूं, इस बात में कंफ्यूज नहीं होना है। बेसिक फंडा यूज करूंगा। यहाँ पे एक छोटी सी नॉलेज है जो कि 4th यूनिट में हम लोग कवर करेंगे, लेकिन अब की बार मैं पहले ही बता रहा हूं इस चीज को। कैपेसिटर हमेशा डीसी को ब्लॉक करता है। ये कैपेसिटर यहाँ पे सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। डीसी डायरेक्ट करंट, जब भी कोई डायरेक्ट सेल या बैटरी अपने को गिवन हो तो सेल या बैटरी डायरेक्ट करंट का सोर्स होती है। कैपेसिटर एक बार उससे फुली चार्ज होगा, देन अगेन उसके बाद चार्ज होना बंद हो जाएगा, आगे सप्लाई करना बंद कर देगा, या फिर यूं बोल लो कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता है, यानी इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा। इस ब्रांच में कैपेसिटर ने डायरेक्ट करंट को ब्लॉक कर दिया, तो इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो करेगा ही नहीं। इनडायरेक्टली में बोलूं तो ये ब्रांच सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, ब्रांच यहाँ पे है ही नहीं, ये मान करके चलो। कैपेसिटर क्वेश्चन में कंफ्यूजन के लिए क्रिएट कर रखा है। कैपेसिटर की वजह से डायरेक्ट करंट ब्लॉक होता है, तो करंट इस ब्रांच में है ही नहीं। 4 ओम रजिस्टर के थ्रू कोई करंट फ्लो कर ही नहीं रहा, तो ये ब्रांच में चाहूं तो मिटा दूं और फिर ये सर्किट अपना बच जाएगा। लास्ट में जो सर्किट लास्ट में बचेगा 2 ओम और 3 ओम, ये दोनों आपस में पैरेलली है, और ये फिर बाद में उनके कॉम्बिनेशन के साथ में सीरीज में कनेक्टेड है, और बाद में इनका जो नेट ये बैटरी कनेक्ट कर रखी है सर्किट के अंदर, वो 6 वोल्ट की बैटरी। अब अपने को क्वेश्चन क्या गिवन है, कैलकुलेट द स्टडी स्टेट करंट इन 2 ओम रजिस्टर। इस सर्किट में जो 2 ओम रजिस्टर है, इसके थ्रू करंट, स्टडी स्टेट करंट यानी नेट कितना करंट इसके थ्रू फ्लो कर रहा है, वो हमें कैलकुलेट करना है। चाहूं तो मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं कि 6 वोल्ट की बैटरी है, तो 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे गया, और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, तो इसके थ्रू पोटेंशियल 6 का 6 वोल्ट रहेगा। पोटेंशियल 6 वोल्ट है, 2 एम्पियर 2 ओम का रजिस्टर है, तो 6/2 3 एम्पियर करंट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ी ही चीज गलत बोल रहा हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ दो चीजों में मैंने थ्योरेटिकल लेक्चर के अंदर डिफरेंस क्रिएट करवाया था। ये है बैटरी का ईएमएफ,
ये 6 का 6 वोल्ट कभी भी यहां से गो थ्रू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस सर्किट का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होगा। तो 6 वोल्ट ईएमएफ है और पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे 6 का 6 वोल्ट नहीं होगा। तो मैं सर्किट डायग्राम को सोल्व करूं तो सबसे पहले मैं लिख सकता हूं पूरे सर्किट का नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस, वो कैलकुलेट करूंगा। नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस और वोल्टेज, फिर उनके कॉम्बिनेशन से मैं ओम्स लॉ लगा करके नेट इफेक्टिव करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट वो कैलकुलेट कर लूंगा। दो पैरेलल में है, दोनों का पैरेलल में 1 बाय करके जोड़ देंगे, जो रेजिस्टेंस आएगा वो सीरीज में है। ये बीच वाला तो भूल ही जाना, तो है ही नहीं, तो वो सीरीज में इसके साथ जोड़ दूंगा, डायरेक्ट नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा। ओम्स लॉ लगा दूंगा, V बाय R कर दूंगा, नेट करंट आ जाएगा। वो करंट यहां पे और यहां पे सेम फ्लो करता है क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है। जो भी करंट की अमाउंट आएगी वो पूरे सर्किट के करंट की अमाउंट आएगी, लेकिन वो करंट यहां पे डिवाइड होगा क्योंकि पैरेलल में करंट डिवाइड होता है। अब हम लोग इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या चीज, तो अगर मैं बात करूं नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस की, नेट रेजिस्टेंस, पहले मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का नेट रेजिस्टेंस निकालूंगा, फिर नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कैलकुलेट करूंगा। नेट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन कौन सा, ऑफ ये जो 2 ओम और 3 ओम है, 2 ओम एंड 3 ओम, वो आ जाएगा 1 बाय आर इक्वल्स टू 1 बाय 2 प्लस में 1 बाय 3, और सोल्व करूं तो ये आ जाएगा 6 2 3 6 3 एकम 3 प्लस 3 6 2 एकम 2, 5 बाय 6, और ये 1 बाय आर आया, आर आ गया 6 बाय 5 ओम, एंड नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द कंप्लीट सर्किट वो कितना हुआ, वो हुआ 6 बाय 5 आर डैश नेट आया 6 बाय 5 प्लस में ये जो 2.8 उसका ओम का सीरीज में कनेक्टेड है 2.8, इसको सोल्व करूं तो ये आ जाएगा 6 बाय 5 कितना होता है, 5 1 जा 5 5 2 जा 6, ये ठीक है, प्लस में 2.8 ये आ जाएगा 3 और 1 4, 4 ओम रजिस्टर है तो 4 ओम, 4 ओम का नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट है, इसलिए नेट करंट फ्लोइंग इन द सर्किट वो कितना हो जाएगा, ओम्स लॉ यूज करूंगा मैं, यूजिंग ओम्स लॉ वो क्या हो जाएगा, तो आई होता है V बाय R, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 6 वोल्टेज डिवाइड बाय R 4 आया है, इसको डिवाइड करूं तो एक करंट आया अपने पास में 4 1 जा 4 2 4 5 15 चौके 60, हाँ ठीक है इतना, और करंट है तो एम्पियर लगा देते हैं। ये नेट करंट यहां पर भी और इस कॉम्बिनेशन में भी फ्लो कर रहा है, सीरीज में करंट सेम रहता है, ये कॉम्बिनेशन और ये चीज सीरीज में, यहां पर भी उतना ही करंट, यहां पर भी उतना ही करंट। अब यहाँ पर टोटल करंट आ चुका है, टोटल करंट डिवाइड हो जाएगा कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। तो अब इसको मैं फर्दर सोल्व कैसे करूंगा, तो नेट इस सर्किट में भी करंट इतना फ्लो करता है, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया था, ये आया था, पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, वो पोटेंशियल ड्रॉप पैरेलल में सेम रहेगा। इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ओम एंड 3 ओम, मैंने थोड़ा सा पेचीदा जरूर बना दिया है, पर एक एक स्टेप अगर क्लियर है तो क्वेश्चन बड़ा इजी रहेगा। इन 2 और 3 ओम के पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट इतना है, नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस इतना, ऐसा पैरेलल कॉम्बिनेशन का, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, वो हुआ I इंटू आर, I आया 1.5 इंटू आर था इसका 6 बाय 5, 6 बाय 5 यानी कि 1.2, मैं लिख सकता हूं इसको, या फिर लिखने की नीड ही नहीं है, डायरेक्टली सोल्व कर लेंगे इसको, पॉइंट हटा दूंगा, यहाँ पे डिवाइड बाय 10 आ जाएगा, 5 1 जा 5 5 3 जा 6 और 5 3 जा 15, हमारा साथ 18 डिवाइड बाय 10 1.8 आ जाएगा, 1.8 ये आया, पोटेंशियल डिफरेंस है ना तो वोल्ट। अभी पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, इतना पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर भी पैरेलल में सेम रहेगा, एज वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज रिमेन सेम इन पैरेलल, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर वो भी होगा इतने का ही इतना,
1.8 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस है, रेजिस्टर है, बस करंट निकाल दो। इसलिए यूजिंग ओम्स लॉ करंट हो जाएगा I इक्वल्स टू V बाय R, जो कि हो जाएगा V कितना है, V आया 1.8 डिवाइड बाय R। R कितना है 2 ओम। अगर 3 ओम रेजिस्टर के थ्रू मुझे करंट निकालना होता तब भी मैं ये फॉर्मूला पुट करता, बस वहां पे रेजिस्टेंस की वैल्यू 3 ओम आ जाती। सोल्व करूं तो 0.9 एम्पियर ऑफ करंट यहां पे फ्लो करता है। ये था सिंपल सा क्वेश्चन। मैंने एक ही क्वेश्चन में सारी चीजें कैलकुलेट करवा दी है। किसी भी रजिस्टर के थ्रू करंट वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करना होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार बेसिक क्लियर करना जरूरी बनता है। ऐसे ही सर्किट डायग्राम की प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। 15th क्वेश्चन करते हैं। 15th क्वेश्चन में भी अपने को एक सर्किट डायग्राम दे रखा है। सर्किट डायग्राम के अंदर 1 2 3 एंड 4 ये 4 रेजिस्टेंसेस आपस में कनेक्टेड है, एक वो 4.75 वोल्ट की बैटरी के साथ में। और अपने को फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सर्किट का नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना, यानी नेट रेजिस्टेंस कितना, वो हमें कैलकुलेट करना है। एंड करंट इन ईच रेजिस्टर, हर रेजिस्टर के अक्रॉस में कितना करंट फ्लो करता है वो हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले करंट सर्किट के अंदर नेटवर्क को पहचान करके कौन सीरीज में कौन पैरेलल में, मैं नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट करता हूं। तो अगर ब्रांचेस को देखूं, इसका अंतिम एंड जो लास्ट एंड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है यहां पर, यानी यहां पर भी नेगेटिव और यहां पर भी नेगेटिव, सेम पोर्शन आपस में कनेक्टेड है। और शुरुआती के बाद इनके लास्ट पोर्शन आपस में कनेक्टेड हैं। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इन अगर मैं नंबरिंग में सेकंड थर्ड और फोर्थ जो रजिस्टर हैं, ये तीनों रजिस्टर हैं, इनका शुरुआती एंड आपस में कनेक्टेड है और लास्ट एंड आपस में कनेक्टेड है। जब भी सर्किट बैक टू बैक कनेक्टेड होते थे वो होते थे सीरीज कॉम्बिनेशन। जब भी सर्किट के पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कनेक्टेड होते थे वो होते थे पैरेलल अरेंजमेंट। इसका मतलब R2 R3 एंड R4 ये तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है और तीनों का नेट कॉम्बिनेशन इस R1 के साथ में सीरीज में कनेक्टेड है। बस प्रॉब्लम का पता लग गया, सोल्व करते हैं। एज R2 R3 एंड R4 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, आपस में पैरेलल में है, इसलिए पैरेलल में नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होता है 1 बाय R, R डैश से डिनोट कर लेता हूं इसको, 1 बाय R डैश इक्वल्स टू 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 प्लस 1 बाय R4। और सोल्व करूं तो 1 बाय R डैश की वैल्यू आती है 1 बाय R2, R2 कितना है 50 ओम, प्लस 1 बाय R3, R3 कितना है 50 ओम, अगेन 50 ओम, प्लस 1 बाय 75, 1 बाय 75। या तो इसको बेस एलसीएम लेकर के सोल्व कर लो, या फिर 1 बाय 50, 1 बाय 50, 2 बाय 50, या मैं डायरेक्टली सोल्व कर लेता हूं 1 बाय R डैश। इसको सोल्व करूं तो बेस सेम है, ये तो डायरेक्ट ऐड हो गया 2 बाय 50 प्लस में 1 बाय 75 और इनका एलसीएम आता है 150, 3 जा 3 2 जा 6 प्लस में 75 2 जा 2 1 जा 2, ये आता है 8 बाय 150। और इसको पलटें तो या फिर 4 बाय 75 और ये तो आता है 1 बाय R डैश, 4 बाय 75 और R डैश, यानी इनको पलटने के बाद इन तीनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन का नेट रेजिस्टेंस आता है 75 बाय 4 ओम। नाउ ये इनका नेट कॉम्बिनेशन यानी कि R डैश एंड और ये जो R1 है वो आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं। R1 R इन सीरीज में है तो नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस R कितना आया, R आया R डैश प्लस R1। सोल्व करूं तो R की वैल्यू आती है, R डैश आया था 75 बाय 4 प्लस R1 है 100 और इनको सोल्व करें तो 4 इंटू 100 400 प्लस 75, ये आ गया 475 डिवाइड बाय 4। और पॉइंटों में वैल्यू कैलकुलेट करने की नीड है क्या, हाँ कल नीड है। 4 1 जा 4 4 1 जा 4 4 1 जा 4 3 35 4 4 7 28 32 पॉइंट 3 4 7 28 4 5 20, ये वैल्यू आई 118.75 ओम। ये तो हुआ नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ये फर्स्ट पार्ट हमने सोल्व कर लिया। अब बारी है
हर रजिस्टर के थ्रू इंडिविजुअली कितना करंट पहुंचता है। पहले मैं पूरे सर्किट के अंदर कितना करंट ट्रेवल कर रहा है वो तो कैलकुलेट कर लेता हूं। पूरे सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस इतना है, पूरे सर्किट के अंदर का ईएमएफ इतना है। तो नाउ यूजिंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ को यूज करूं जो कि होता है V इक्वल्स टू आई आर, इसलिए I की वैल्यू आ जाएगी V बाई आर, यानी कि 4.75 डिवाइड बाई, पॉइंट में वैल्यू यूज करने की कोई नीड नहीं है, सिंपल वाला R यूज करेंगे। ये था 475/4, 475 डिवाइड बाई 4 था, ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो आंसर आएगा 4 डिवाइड बाई 100, 4 ऊपर और पॉइंट वाला 100 नीचे, ये आ जाएगा 0.04 एम्पियर। पूरे सर्किट के अंदर इतना करंट ट्रेवल करता है। सर्किट के अंदर टोटल करंट 0.04 है, सीरीज में करंट सेम रहता है, सीरीज में करंट सेम रहता है। जितना 0.4 यहां से ट्रेवल कर गया उतना 0.4 इनके कॉम्बिनेशन के थ्रू आता है, क्योंकि पूरे सर्किट में 0.04 करंट एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, 0.04 इसके थ्रू, इसलिए करंट आई थ्रू फर्स्ट रेजिस्टेंस वो कितना हुआ, जितना पूरे सर्किट में ट्रेवल कर रहा है वो है 0.04 एम्पियर, और 0.04 एम्पियर अब इस नेट इक्विवेलेंट के थ्रू फ्लो कर रहा है। पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, तो 0.04 का कुछ कुछ पार्ट इन रेजिस्टेंस के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अगर मैं R2 की बात करता हूं, R2 के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो बड़ा सिंपल सा तरीका चलेगा। तीनों के तीनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। अगर मैं तीनों के थ्रू टोटल वोल्टेज कैलकुलेट कर लूं, वोल्टेज कितनी है, तो मैं वोल्टेज और रेजिस्टेंसेस यूज करते हुए उनके थ्रू फ्लो होने वाला करंट कैलकुलेट कर लूंगा। पहला फिनोमेना मैंने लगाया कि सीरीज में करंट सेम रहता है, सीरीज में करंट सेम रहता है तो जितना टोटल करंट आया है वही करंट यहां पे भी और वही करंट इनके इफेक्टिव कॉम्बिनेशन के थ्रू भी फ्लो करता है। दूसरा, अगर मैं वो टोटल 0.04 एम्पियर करंट इनके थ्रू फ्लो करवाऊं तो कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट करूं वो मुझे भी पता नहीं है, लेकिन मैं दूसरा फिनोमेना यूज करूंगा। दूसरा फिनोमेना ये था, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा मैं वोल्टेज यूज करूंगा, सीरीज में हमेशा करंट यूज करूंगा। तो पैरेलल में नेट वोल्टेज निकाल लेता हूं। पैरेलल कॉम्बिनेशन जो इक्विवेलेंट था उसके थ्रू नेट करंट था इतना, नेट रेजिस्टेंस था इतना, तो आई आर यूज करते हुए वी निकाल लेता हूं। अगेन यूजिंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ यूज करते हुए, ओम्स लॉ है क्या, ओम्स लॉ है V इक्वल्स टू आई आर। तो पूरे पैरेलल सर्किट के थ्रू कितना वोल्टेज कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वहां पे V आया, I 0.04 इनटू उनका टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया था पैरेलल कॉम्बिनेशन का, दैट इज 75/4, 75/4। और अगर मैं इसको सोल्व करूं तो 4 से 4 कट जाएगा, डिवाइड का 100 यानी कि 75 डिवाइड बाई ये 100, और इसको कट करूं तो 25 75 25 चौके 100, 3/4 वोल्ट इतना वोल्टेज पैरेलल में है, इस सर्किट के थ्रू है। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, तो सेकंड थर्ड एंड फोर्थ इन तीनों रेजिस्टेंस के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस उतने का उतना होगा। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, इसलिए करंट आई थ्रू सेकंड रजिस्टर की बात करता हूं तो उसके थ्रू करंट हो जाएगा, अगेन ओम्स लॉ यूज करूंगा मैं। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई होता है V/R2, V है 3/4 डिवाइड बाय R2 कितना है 50, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूं 3/4 इंटू 50, सोल्व करें तो ये आंसर आ जाएगा 3/5 के 20 0, और 3/2 होता है 1.5, और बाय में अभी भी 100 है, तो इसको सोल्व करें तो ये आंसर आ जाएगा 510.0। अब ठीक है, ये नीचे आ गया था 1000 यानी 3 के बाद इतना एम्पियर, और क्योंकि सेकंड और थर्ड रजिस्टर की वैल्यू सेम है इसलिए उनके थ्रू फ्लो होने वाला करंट भी सेम रहेगा। तो यहाँ पे मैं I2 ना लिख करके यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए I2 इक्वल्स टू I3 इक्वल्स टू, दोनों रजिस्टर की वैल्यू सेम है, दोनों रजिस्टर के थ्रू क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड थे पोटेंशियल डिफरेंस सेम था, तो दोनों के थ्रू फ्लो होने वाला करंट भी सेम आया।
और ये तो हो गया था हमारा फर्स्ट, ये हो गया हमारा सेकंड, और मैं इस रजिस्टर की वैल्यू रहेगी, इसके थ्रू करंट कितना फ्लो होता है। नाउ थर्ड पोर्शन सोल्व करूं तो I4 की वैल्यू आई वी डिवाइड बाय R4। पोटेंशियल डिफरेंस था फोर्थ के अकॉर्डिंग, फोर्थ के अक्रॉस में 3/4, R4 कितना है 75, तो यहाँ पे आ जाएगा 75। सोल्व करें तो आंसर आएगा 3 डिवाइड बाय 75 चौके 75 दूनी 150, 150 दूनी 400, 300, 300, ये आंसर आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 100, दैट इज 0.01। ये आया हमारा करंट थ्रू फोर्थ, उसको एम्पियर की यूनिट लगा देते हैं। ये आया फोर्थ के थ्रू फ्लो होने वाला, ये क्या है करंट। और अगर मुझे वेरीफाई करना हो कि ये मेरे आंसर ठीक है भी कि नहीं भी, तो मुझे ये पता है इसके थ्रू और इनके कॉम्बिनेशन के थ्रू सीरीज में नेट करंट इतना था, तो इतना ही करंट 0.04 एम्पियर करंट इस टोटल पैरेलल कॉम्बिनेशन के थ्रू है, और वो 0.04 डिवाइड हो गया था। अगर इसकी और इसकी यानी सेकंड, थर्ड और फोर्थ करंट के सम की वैल्यू 0.04 एम्पियर है, उतना ही तो टोटल डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, इसका मतलब मेरा आंसर ठीक है, अदरवाइज आंसर गलत है। तो अगर मैं ऐड करके देखूं दो करंट से, तो 0.015 का डबल इन दो के थ्रू करंट प्लस ये वाला करंट, तो 0.015, 0.015, 0 पॉइंट और तीसरा था 01। सोल्व करें तो ये 0.04 आना चाहिए, 0.40, बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब अपना आंसर बिल्कुल ठीक है। ये था अपना टोटल क्वेश्चन, और क्वेश्चन के अंदर हमने सिर्फ दो फिनोमिना यूज किए हैं, सीरीज में करंट सेम रहता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, सर्किट डायग्राम का क्वेश्चन था। न्यूमेरिकल के सीरीज में नई टाइप का न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। नई टाइप के न्यूमेरिकल में हम लोग बैटरी के कॉम्बिनेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। दो या दो से ज्यादा सेल यानी दो या दो से ज्यादा बैटरी जब आपस में कनेक्ट कर दी जाती थी तो उनका नेट ईएमएफ और नेट रेजिस्टेंस कितना बनता था। तो क्वेश्चन 16 है, ए सेल ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर गिव्स ए करंट 0.5 एम्पियर। किसी ईएमएफ ई वाली बैटरी से जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, किसी बैटरी से इतना करंट निकलता है जब उसको कनेक्ट कर दिया गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम। किसी बैटरी के अक्रॉस में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 12 ओम को कनेक्ट करता हूं तो उससे करंट निकलता है 0.5 एम्पियर एंड ए करंट ऑफ 0.25 एम्पियर, और उसी से 0.25 एम्पियर करंट निकलता है तब विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 25 ओम। यानी दो अलग अलग कंडीशन दे रखी है। एक बैटरी को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 12 ओम वाले एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ में कनेक्ट करता हूं तो उससे 0.5 एम्पियर करंट निकलता है। उसी बैटरी को 25 ओम वाले एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ में कनेक्ट करता हूं तो उससे 0.25 एम्पियर करंट निकलता है। तो एक ही बैटरी की दो अलग अलग कंडीशंस में खासियत दे रखी है। हमें फाइंड आउट करना है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल। सॉल्व करते हैं। कोई न्यू फॉर्मूला नहीं है, सिंपली ओम्स लॉ यूज करूंगा। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V होता है IR, और I की कंडीशन अपने को दे रखी है, करंट निकलता है इतने रेजिस्टेंस के साथ में, करंट निकलता है इतने रेजिस्टेंस के साथ में। करंट होता क्या है, करंट होता V बाई R, V बाई R। तो और R दो है, रेजिस्टेंस दो है, एक तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक बैटरी का खुद का रेजिस्टेंस। बस इन्हीं दो बातों का यूज करूंगा मैं। सबसे पहले I होता है किसी भी बैटरी के क्रॉस में कितना करंट ड्रॉ होता है, वो होता है V यानी कि ईएमएफ E डिवाइड बाय नेट रेजिस्टेंस R। I होता है V बाय R, तो R कितना है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये हो गया I का फॉर्मूला। सिंपली सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग 0.5 एम्पियर करंट मिलता तब जब ईएमएफ R था 12 ओम, इतने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ में कनेक्शन होता है तब। तो यहां से E की वैल्यू आती है अपने पास में, इसलिए E की वैल्यू होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 इंटू 12 प्लस में R, तो उसको सोल्व करूं तो 12 पंजे 60 पॉइंट लगा करके 6 प्लस में E इक्वल्स टू 6 प्लस में 0.5 R। ये होती है फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन की कंडीशन अपने को दे रखी है, उसी बैटरी से 25 ओम का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करता हूं तो 0.25 एम्पियर करंट निकलता है। तो सेकंड कंडीशन यूज करूं तो एंड 0.25 एम्पियर का करंट निकलता है तब जब ईएमएफ E डिवाइड बाय R प्लस R। R है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 25 ओम, 25 प्लस में इंटरनल रेजिस्टेंस R। इसको सोल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो E इक्वल्स टू
0.25 इंटू 25 प्लस में आर, और इसको सोल्व करूं तो ई की वैल्यू आ जाएगी 0.25 इंटू 25, 25 625, और 2 के बाद पॉइंट 6.25 प्लस में 0.25 इंटू आर 0.25 आर। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को, एक ही बैटरी की बात चल रही है, उसी बैटरी का ईएमएफ सेम है, उससे अलग अलग वैल्यू ऑफ करंट ड्रॉ होती थी और इंटरनल रेजिस्टेंस उसका सेम, कुछ नहीं है। ईएमएफ ई की वैल्यू ये भी है, ईएमएफ ई की वैल्यू ये भी है। दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूं तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन फर्स्ट में ई की वैल्यू ये है, इक्वेशन सेकंड में ई की वैल्यू ये है। ई यानी ये दोनों बराबर है, यानी कि 6 प्लस में 0.5 ऑफ आर इक्वल्स टू दिस 6.25 प्लस में 0.25 आर। सोल्व करें तो ये आर वाला इधर मल्टीप्लाई में माइनस में आ जाएगा, ये 6 वहां से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 0.5 ऑफ आर माइनस 0.25 ऑफ आर इक्वल्स टू 6.25 माइनस 6। सोल्व करूं तो 0.50 में से 0.25 गए, 0.25 ऑफ आर इक्वल्स टू 6.25 6.25 माइनस 6 0.25, 0.25 से 0.25 कट गया, आर की वैल्यू आती है 1। रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस आर की वैल्यू आई 1 और रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, तो यहाँ पे यूनिट लग जाएगी ओम। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना सोल्व होता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, और जब इंटरनल रेजिस्टेंस आ चुका है तो ये आर की वैल्यू किसी भी एक फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूंगा, ईएमएफ ई की वैल्यू आ जाएगी। इसलिए पुटिंग इन इक्वेशन 1, कोई भी फर्स्ट या सेकंड कोई भी इक्वेशन ले लेता हूं, ई की वैल्यू है, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन लेता हूं तो 6 प्लस 0.5 इंटू आर, आर कितना है 1, सोल्व कर दो, ई की वैल्यू आ जाएगी 6 प्लस 0.5, ई की वैल्यू आ जाएगी 6.5, और पोटेंशियल होता है ईएमएफ होता है वोल्ट में। ये आ गया सेकंड पार्ट का आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, बेसिक रिलेशन यूज करना है, ओम्स लॉ, I इक्वल्स टू V बाय R। R है नेट रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस में इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद फिर से न्यूमेरिकल की सीरीज में एक नए टाइप का क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम लोग। बैटरी के कनेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम सोल्व कर रहे थे। बैटरी के कनेक्शंस में जब दो या दो से ज्यादा बैटरीज आपस में सीरीज में या फिर पैरेलल में कनेक्ट कर दी जाएं तो उनका नेट ईएमएफ और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता था, उसके फॉर्मूले हमने किए थे। जैसे अगर दो बैटरीज आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं तो उनका नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 प्लस R2, जैसे रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होते हैं, और ईएमएफ हो जाएगा E1 प्लस E2। बैटरीज अगर आपस में पैरेलल में कनेक्ट होती हैं तो उनका नेट ईएमएफ आता था E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, और नेट रेजिस्टेंस R होता था वो भी पैरेलल के तरीके से 1 बाय के तरीके से जुड़ने से। तो फिर से सेम प्रॉब्लम अपने पास में, टू सेल्स ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट 2 वोल्ट, दो बैटरीज हैं जिनका ईएमएफ इतना इतना है, हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस 0.2 ओम 0.3 ओम रेस्पेक्टिवली। दो बैटरीज जिनका ईएमएफ इतना है, इंटरनल रेजिस्टेंस इतना है, आर कनेक्टेड इन फर्स्ट सीरीज एंड देन पैरेलल। अगर उनको सीरीज में और पैरेलल में जोड़ दिया जाए तो दोनों कंडीशन में फाइंड नेट ईएमएफ एंड रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इन ईच कॉम्बिनेशन। दोनों टाइप के कॉम्बिनेशंस में नेट ईएमएफ और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। कुछ भी नहीं है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये सिर्फ उस फॉर्मूले को रिकॉल करने का सिंपल सा क्वेश्चन गिवन है, तो सोल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन में आएगा अपने पास में सबसे पहले फर्स्ट बैटरी और सेकंड बैटरी का ईएमएफ, यानी कि E1 कितना है 1.5 वोल्ट, E2 कितना है 2.0 वोल्ट, R1 कितना दे रखा था 0.2 ओम, R2 कितना दे रखा है सेकंड बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 0.3 ओम। फर्स्ट सोल्व करेंगे व्हेन द सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। अगर सीरीज में कनेक्ट कर दिए जाएं तो नेट ईएमएफ E होगा E1 प्लस E2, और सोल्व करूं तो E होगा 1.5 प्लस जो वैल्यू दे रखी है 2.0, एंड दैट इज 2 एंड 1.5 3.5 ऑफ वोल्ट, और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस R होगा R1 प्लस R2 एंड दैट इज 0.2 प्लस में 0.3 वो हो जाएगा 0.5 ऑफ ओम। ये हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में नेट ईएमएफ और नेट
इंटरनल रेजिस्टेंस। सेकंड पार्ट की बात करूं, जब दोनों बैटरीज पैरेलल में कनेक्ट हो, इन पैरेलल, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करूं तो नेट ईएमएफ ई होता है E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। और इनकी वैल्यूज पुट करूं तो ईएमएफ ई की वैल्यू आती है अपने पास में E1 R2 1.5 इंटू 0.3 प्लस 2 इंटू E2 R1 2 इंटू 0.2, इनका कॉम्बिनेशन डिवाइड बाय R1 प्लस R2 0.2 प्लस 0.3 और सोल्व करूं तो E की वैल्यू आती है 15×45, 2 के बाद 0.45 प्लस में तो तुम 4 0.4 डिवाइड बाय 0.5 और इसको सोल्व करूं तो E की वैल्यू आई, ये आ जाएगा 85, 0.85 डिवाइड बाय 0.5 फर्दर सोल्व करूं तो ये आ जाएगा 85 डिवाइड बाय 100 इंटू 5, ऊपर आ जाएगा इसका पॉइंट हटा करके 10, ये कट गया 16 पंजे 80, 17 पंजे 85, 17 आया। 17 डिवाइड बाय 10 यानी E की वैल्यू आती है 1.7 ऑफ वोल्ट। नेट पोटेंशियल पैरेलल कॉम्बिनेशन में इतना आएगा, नेट ईएमएफ इतना आएगा। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आया, एंड आर होता है, जैसे 1/R होता है, 1/R होता है 1/R1 प्लस 1/R2, और इसको सोल्व करने के बाद आता है 1/R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 यानी R2 प्लस R1 डिवाइड बाय R1 R2, और R आ जाएगा पलटने के बाद आ जाएगा R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, और सोल्व करूं वैल्यू पुट करने के बाद, वैल्यू पुट करूं तो ये दो वैल्यूज तो आ जाएगा 0.2 इंटू 0.3 डिवाइड बाय 0.2 प्लस 0.3, ऊपर आ जाएगा 3 2 6 0.06 डिवाइड बाय प्लस करने के बाद आता है 0.5, सोल्व करूं तो 6 बाय यानी 600 बाय 5 ऊपर कट गया, 60 डिवाइड बाय 5 1.2, नहीं, ये आया R की वैल्यू 600 इंटू 5 इंटू 10 कट गया, ये आ जाएगा, इसको सोल्व करें तो 5 एकम 5 और एक के बाद 5 दूनी 10, और ये पॉइंट इसके बाद भी यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट 0.12 ओम, इतना आंसर आता नेट इंटरनल रेजिस्टेंस का। सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। यहाँ पे सेकंड यूनिट के ए पार्ट के न्यूमेरिकल को मैं खत्म कर रहा हूँ। न्यूमेरिकल का कोई एंड नहीं होता, किसी एक टॉपिक के बेस्ड हजारों न्यूमेरिकल कर लो, बुक्स भरी पड़ी है न्यूमेरिकल से रिलेटेड। मैंने सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्टरी टाइप में किसी भी एक टॉपिक से रिलेटेड 2 3 3 4 बस इतने क्वेश्चन करवाए हैं। यहाँ पे सेकंड यूनिट के ए पार्ट के न्यूमेरिकल खत्म होते हैं, इसके बाद सेकंड यूनिट का बी पार्ट स्टार्ट करेंगे।